चलिए हेलो स्टूडेंट, क्लास शुरू स्टार्ट में आ गए हम लोग। देखिए आपको प्रश्न दिख रहा होगा, चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा चैप्टर है? रेडियो एक्टिव, रेडियो धर्मी, रेडियो सक्रियता। एक ही चीज होता है, तीनों का चैप्टर लिखिए। चलिए जल्दी जल्दी आपको, हाँ ठीक है, आ जाइए। रमाकांत जी, साक्षी जी आ गए हैं, और कौन कौन लोग आ गए हैं? मंजेश जी, गौरव जी, श्री हरिशंकर जी, विपिन जी, आदित्य जी, ठीक है। अब शुरू करते हैं। रेडियो एक्टिव, माधव जी भी आ गए, ठीक है, ओके। यहाँ पर से देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, पढ़ा हुआ होगा, इंटर में पढ़े होंगे, ये तो बहुत इजी चैप्टर आप लोग के लिए। आप बढ़िया से बनाइएगा, सही से बनेगा। हाँ, गोविंद जी बहुत दिन के बाद दिखाई दिए हैं। डेली पढ़ा करिए, कुछ ना कुछ सीखने का मौका ही मिलेगा। एक एक प्रश्न का वैल्यू जाता है, अंतिम जब मेरिट पीछे होने लगते हैं ना, तो एक एक नंबर और एक एक पॉइंट बाय पॉइंट का वैल्यू ऊपर नीचे होने लगता है। इसीलिए बढ़िया से पढ़िए। अगर एक ही नंबर हमसे सीखते हैं, एक ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होता है आपके नॉलेज के अलावे, तो काफी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। हम नहीं कहता हूँ सब हम सीख लिए हम इसे, लेकिन जितना आप सीख जानते हैं अच्छी बात है। उसमें दो चार प्रश्न का योगदान अगर मेरा भी हो जाए तो काम आपकी बन जाएगी। वही दो चार प्रश्न घटता है, काम बर्बाद हो जाता है, ठीक है। काजल जी भी आ गए, तो पढ़ते रहिए आगे। देखेंगे आप पर ध्यान से, अब देखेंगे प्रश्न आ गया। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया? रेडियो एक्टिव हम बोले, रेडियो धर्मी बोले, रेडियो सक्रियता बोले, एक ही चीज होगा। किसने खोज किया? रदरफोर्ड, हेनरी बैक्यूरेल, रोएंटजन, आइंस्टीन। तो किसने किया था? हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी अभी था, तो ऐसी तो चार क्वेश्चन था, छोड़ दिए उसको, ठीक है। तो हेनरी बैक्यूरेल ने खोज किया था। कौन खोज किया था? बी उत्तर आ गया सबका, देख लिए। गौरव जी का बी है, मंजू जी का बी है, जूली जी का बी है। तो हेनरी बैक्यूरेल की बात करते ये थे। धार्मिक खोज किया था ऐसा, ठीक है। धर्मिता की खोज की, गुण की बात कर रहे हैं ना, उनकी खोज किया था हेनरी बैक्यूरेल। रोएंटजन है जो किसका खोज किए थे? एक्सरे की खोज किए थे। एक्सरे जो हमारा है, इसका खोज रोएंटजन ने किए थे। आइंस्टाइन जो आपको पढ़ना था, इसके बारे में पढ़े थे, E बराबर mc² पढ़े, वो आइंस्टीन का। रदरफोर्ड आप पढ़वे किए थे, प्रोटॉन का और नाभिक का खोज किए थे ना, कहते। तो ठीक है, पल्लवी जी का आगे उत्तर, बिया और रमाकांत जी, माधव जी, काजल जी का सबका उत्तर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे रेडियो सक्रियता किसका गुण है? गुण की बात कर रहा हूं। रेडियो एक्टिव का जो गुण होता है वो किसमें होता है? किसका? इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन का होता है, कि नाभिक का होता है? किसका होता है? रेडियो सक्रियता का गुण जो होता है वो किसका होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक। इसको जो आपको लगाना है लगाइए, इसमें किसका होता है याद रखिएगा। लेकिन रेडियो सक्रियता का गुण किससे संबंधित है? किसका होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों एक ही जैसा होता है, उसका नहीं होता है। ये नंबर का नहीं होता इलेक्ट्रॉन का। जो कल नहीं पढ़े थे वो तो पढ़े दूसरा, नाभिक के आधार पर होता है। किसके आधार पर? नाभिक में क्या होता है उसके आधार पर रेडियो सक्रियता का गुण होता है, इसके आधार पर होता है। नाभिक के आधार पर रेडियो सक्रियता का गुण को पता लगाते हम लोग। डी उत्तर लगाएंगे, जूली जी, पल्लवी जी, ठीक है, रणवीर जी, माधव जी, गौरव जी, कादल जी, चांदनी जी, ठीक है, उसके आधार पर लगाएंगे। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। अब इसमें कौन भाग लेता है सक्रिय परिवर्तन में? परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु की कोर इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक, इनमें से कोई नहीं। कौन इसमें से भाग लेता है उसको आप लोग को बताना है, जल्दी समझ में आ जाएगा। परमाणु जो भाग लेते हैं, हाँ इस बार आपको सही हो, नाभिक, क्योंकि नाभिक का गुण होता है, नाभिक की गुण था इसका। तो रेडियो सक्रिय में परिवर्तन में जो भाग लेगा, परमाणु का नाभिक ही भाग लेगा, परमाणु का नाभिक भाग लेगा, उसी कारण से ऐसा होता है। इसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ में जानते हैं आप लोग, इसकी अर्ध आयु होती है, हाफ लाइफ पढ़ना होता है। कुछ दिन बाद आधा 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 खत्म होते रहता है। ये सब आगे इस पर मैथ आता, माने न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अर्थ समझिएगा तब बन जाएगा, आगे पढ़ाएंगे, मिलेगा, देंगे आगे, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, आगे नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर कर रहा है किसी परमाणु के अस्थाई नाभिक में अस्थाई प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है। किसी परमाणु के अस्थाई नाभिक में प्रोटॉन की संख्या सब दिन क्या होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज होता है, तो सब दिन क्या उसमें होता है। न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक, न्यूट्रॉन संख्या से कम। आप जानते हैं नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन के बारे में पूछ रहा है, अस्थाई नाभिक में प्रोटॉन क्या होता है। तो न्यूट्रॉन से संबंधित आप लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा, आपको अपने से समझ में आएगा। तो न्यूट्रॉन से क्या होता है, एक न्यूट्रॉन के बराबर नहीं होता है। चार्ज में आवेश में एक हम लोग का था, उसको आपको न्यूट्रॉन की संख्या से प्रोटॉन कम होता है। जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या होती है कम होती है। प्रोटॉन की संख्या होती है न्यूट्रॉन से कम होती है। न्यूट्रॉन की संख्या जितना रहेगा उससे प्रोटॉन कम रहेगा, न्यूट्रॉन ज्यादा रहेगा। ये कह रहा है ना आपका। चलिए, आपकी तो पचमा बिल्कुल सही जाना चाहिए आप लोग को, बिल्कुल सही जाएगा पचमा। इसको देख के लगाने, रेडियोधर्मी की यूनिट मतलब इकाई क्या होता है। एंगस्ट्रॉम, कैंडला, फर्मी और क्यूरी। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या होता है, किसके बारे में जानते होंगे। हाँ, रेडियोधर्मी की इकाई क्यूरी। क्यों, ठीक है, हाँ आ गया। हाँ, डी है, बिल्कुल सही है। मैडम क्यूरी के नाम सुना होगा ना, वही लोग खोज किए थे बहुत सारा चीज। आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है। रेडियोधर्मी जो हमारा पदार्थ है, जो भी रेडियोधर्मी है, यूरेनियम पढ़े होंगे, थोरियम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, ये सब पोलोनियम पढ़े होंगे, ये सब रेडियोधर्मी पदार्थ है। तो उसमें जो हम लोग को उत्सर्जन होता है, उसे निकलता है। बताए ना, कुछ दिन रख देंगे तो आधा गायब हो जाएगा उसमें। तो क्या निकल जाता है उससे, पराबैंगनी किरण निकलता है, कि अल्फा बीटा गामा विकिरण निकलता है, कि रेडियो तरंगे निकलता है, कि अवरक्त विकिरण निकलता है, क्या निकलता है। सबका उत्तर आ गया, देख लिए। विपिन जी का बी है, पल्लवी जी का, जूली जी का, रमाकांत, मंजिश, काजल जी, सब लोग का बी है, तो मेरा भी बी है। अल्फा बीटा गामा विकिरण तीनों आपको रेडियोधर्मी तत्व से निकलता है, इसीलिए धीरे धीरे वो खत्म होते रहता है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे है अल्फा बीटा गामा खोज। ठीक है, आगे ले चलता हूँ, पहले देता हूँ यहाँ पर तो समझ में आएगा आप लोग को। ध्यान से पढ़ें, 7 नंबर और 8 नंबर प्रश्न दोनों निकाले, इसलिए दोनों ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है अल्फा बीटा की खोज किसने किया, तो गामा किरणें खोज किसने किया। ध्यान है, अल्फा बीटा गामा तीनों होता है रेडियो एक्टिव में, तो कह रहा अल्फा बीटा खोज किसने किया और गामा खोज किसने किया, दोनों देख के लगाएंगे किसने किया। तो 7 का उत्तर बता रहे हैं आप लोग, रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, रदरफोर्ड बिल्कुल सही था, 7वां रदरफोर्ड किया। तो गामा किरणें खोज किसने किया, 8 नंबर का बताइए। गामा किरणें खोज अल्फा बीटा गामा तीनों जानना है ना, दो को जानना तो और जान लीजिए। अल्फा बीटा गामा की खोज किसने किया। अच्छा, गौतम सिंह भी आज आ गए बहुत दिन के बाद, नहीं ज्वाइन कर लिए, डेली डेली क्लास चल रही है तो पढ़ लीजिए। अल्फा बीटा गामा खोज के बाद जब हम लोग को अल्फा बीटा रदरफोर्ड किया, तो गामा खोज किसने किया, जल्दी बताएंगे। तो आप लोग जानते थे, हाँ सबको तरी रुक गए हम, इसीलिए तीनों के आदमी खोज किया था। अल्फा बीटा गामा का भी खोज रदरफोर्ड किया था, इसीलिए पहले क्वेश्चन बता देते कि ध्यान से इसको देखिएगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, और रॉन्टजन ने इसको एक्स-रेज खोज किया था, बताए थे आप लोग को। एक्स-रेज इसका परमाणु सिद्धांत दिया था, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, परमाणु संरचना खोज का नहीं था। तो आपको रदरफोर्ड से संबंधित था दोनों, अल्फा बीटा गामा तीनों खोज रदरफोर्ड। कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। रेडियो सक्रिय तत्व है हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है कौन, अल्फा किरण। अब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा प्रश्न, उधर 8वां आसान था, थोड़ा टेढ़ा होगा। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हीलियम नाभिक के समकक्ष है, ऐसा बताना हम लोग को है।
जल्दी बताएंगे। हाँ चलिए आ रहा है। रखा रहा है कि हीलियम, हीलियम के नाभिक के समकक्ष होता हम लोग को सबके गामा, नाभिक से निकल रहा है। चल ठीक है, इसमें आपका अल्फा, ये बता रहा हूं, अल्फा किरण रेडियो सक्रिय किरण हीलियम के नाभिक के समकक्ष होता है, वो अल्फा है। अगला प्रश्न पक्का आपको याद होगा 10 नंबर का, और खूब परीक्षा में पूछा गया है और सब परीक्षा में आता है। अब बिल्कुल सही जाना चाहिए, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? अल्फा बीटा गामा 3 विकिरण निकलता है, तीनों में वेदन करने की क्षमता ज्यादा, की वेदन की छेद करने की क्षमता, इधर से उधर पार करने की क्षमता किसमें ज्यादा होता? अल्फा बीटा गामा। इसको बना लीजिए, इसमें हम टाइम देंगे आपको, जितना लेना है लीजिए, लेकिन सही बनाइए। हाँ, दो तरह का उत्तर आ रहा है, किन्हीं का एक आ रहा है, किन्हीं का सी आ रहा है। तो सी जिनका था वो उन्हीं का उत्तर सही होगा। ये आपको गामा किरणें का सबसे ज्यादा वेदन क्षमता होती है। गामा से कम बीटा का होता है, उससे कम अल्फा का होता है। तीनों क्रम से घटते क्रम में अल्फा बीटा गामा का, इसमें याद रखेंगे गामा सबसे ज्यादा, उससे कम बीटा का, उससे कम अल्फा का। ये आपको आसान प्रश्न था और ये जानना जरूरी भी है, आपके लेवल का था ये। चलाते हैं 11 नंबर में हम लोग कर रहा है यहाँ पर कर अल्फा किरण है, अभी पढ़े थे अल्फा किरण। देखिए यहाँ प्रश्न था, दिखाता हूं प्रश्न आपको, दिखाते विपार हो गया। देखिएगा यहाँ पर था, कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? हीलियम नाभिक के समकक्ष क्या होता है उसके हिसाब पर इसमें आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों पढ़िएगा, 9 और 11 में पढ़िए, 9 और 11 में पढ़िए दोनों। यहाँ पर क्या कर रहा है तो अर्थ समझ में आएगा आपको, इसे निकाल दे दोनों को। रेडियो हीलियम नाभिक के यहाँ पूछ रहे अल्फा के किरण, क्या किरणें हैं किसके आयंस के बराबर? हाँ बी लगा लिए, हीलियम आयंस के बराबर बता रहे हैं, तो समझ में आ गया हीलियम आयंस का था, यहाँ पर अल्फा था, यहाँ पर उल्टा कर दिया प्रश्न को, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अल्फा किरणें पर उपस्थित आवेश, अल्फा जो किरण होता है उसमें कौन सा आवेश उपस्थित होता है? 2 इकाई धन आवेश, इकाई ऋण आवेश, इकाई धन आवेश, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं कौन आवेश होता है उपस्थित? जल्दी बताएंगे। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश 2 इकाई वाला धन आवेश, 1 नंबर, सी नंबर नहीं, इकाई धन आवेश नहीं, धन आवेश होता है 2 इकाई वाला, 2 इकाई धन आवेश होगा, 2 इकाई धन आवेश हमारा अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश होता है, 2 गो वाला होता है। हाँ, अब यहां से फिर आपको समझ में आएगा, आपके यहाँ से इजी प्रश्न आ रहा, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको। तरह बीटा किरणें बनी होती है, जैसे अल्फा किरण यहाँ पढ़े तभी, अल्फा किरण पर जो बता दो उपस्थित होता है, उसी तरह से देखेंगे यहाँ पर अल्फा किरण पर उपस्थित होता है। अगर बीटा किरण बनी होती है, इसको आपको निकाल देखे किससे? धन आवेशित कणों से, ऋण आवेशित कणों से, उदासीन कणों से, इनमें से किसी से नहीं। जल्दी बताएंगे आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, आगे आ गए। ऋण आवेशित कणों से, अल्फा में 2 धन आवेश था, अल्फा पर 2 धन आवेश था, अब बीटा पर आपको ऋण आवेश है केवल एक, तो एक होगा। ऋण आवेश कण के बारे में ऐसा हम लोग को जानना था, इसमें ऋण आवेश कण का होगा बीटा में। ठीक है, अब आपको यहां पर लगाना हम लोग को, किसके उत्सर्जन से संभारित आइसोबार का निर्माण होता है? आइसोबार और आइसोथर्म और आइसोन्यूट्रॉन ना आपको पढ़े होंगे, आइसोटोप्स पढ़े होंगे, इससे संबंधित पॉइंट्स है। आइसोबार का निर्माण कैसे होता है? अल्फा किरण से, बीटा किरण से, गामा किरण से, एक्स किरणें से।
तीनों में से किससे अल्फा बीटा गामा का आइसोबार का निर्माण करता है? जल्दी बताइए प्रश्न, जल्दी 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 बताएंगे। हाँ जल्दी आ गया उत्तर। बी दे रहे हैं सबका, बी तो बीटा ठीक है, बीटा कण है, बीटा कण है, बीटा संबंधित था, ठीक है। चलिए आप ध्यान देते हैं यहाँ पर। 15 नंबर में आते हैं, यहाँ पर देख लेते 15 नंबर प्रश्न में देखते थे यहाँ से क्या करा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता कर है, किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? किसका उत्सर्जन से? अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसके उत्सर्जन से ऐसा होता है? जल्दी बताएंगे, जल्दी थोड़ा बताइए। पानी पी लेते हैं, जल्दी बता लीजिए, ठीक है। पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब करे ना, पानी पी लेते हैं। हाँ पानी पी लिए। अब बताना है कहाँ आगे थे हम लोग? 15 नंबर में किसके तत्व क्रमांक बढ़ता है? बीटा से ही होता है। किसे होता है? बीटा कण से ही ऐसा होता है, बीटा कण का। अब इसमें पढ़ना फिर से, किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे ऋणात्मक आवेश किसमें होता है, लिख के बताए थे। ऋणात्मक आवेश किसमें? अल्फा, बीटा, गामा और एक्स किरण में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? माधव जी का उत्तर तो आ गया भी। हाँ देख ले माधव जी, एक बार ले लेते हम समझ आते हैं। मंजिल जी का आपका सब लोग का भी आ गया, ठीक है। पानी के अलावा अष्टिंग रखिए, क्या बोल रहे हैं? हमको समझ ही में आता है गौतम जी उतना अंग्रेजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया? बीटा, बीटा का नहीं, बीटा विकर्ण होता, बीटा में माइनस बताया था, ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा? इलेक्ट्रॉन अल्फा, बीटा, गामा और एच परमाणु में से कौन सा इलेक्ट्रॉन का समरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है समरूप। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा होगा? अल्फा, बीटा, गामा और एच परमाणु में से कौन? देख लीजिए, अल्फा, बीटा, गामा एच परमाणु में से कौन सा होगा? 17 नंबर का, 17 का बताइए, 17 नंबर का चल रहा है, जल्दी जल्दी। हाँ बीटा, इसमें भी ये नहीं लगाएंगे पल्लवी जी, बीटा कण बी आपको है ना, बीटा कण, इसमें बीटा के अंदर इलेक्ट्रॉन का समरूप, इलेक्ट्रॉन का समरूप भी बीटा कण, ऋणात्मक भी बीटा कण, सब बीटा का ऑप्शन था, देखिए सब बीटा सेट के हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इसमें 18 में कह रहा है यहाँ पर कि समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों का वेधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि कह रहा है समान ऊर्जा में अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों वेधन क्षमता अधिक होती, सही बात है। अब बीटा की तुलना में गामा की वेधन क्षमता अधिक होती है, ये भी सही बात है। तो क्यों ऐसा होता है? जो कर रहा है, बीटा किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की बनी होती है, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है, भी जानना होता। अल्फा किरणें धन आवेशित होता है, उन पर 2 मात्रक आवेश होता है, अल्फा पर 2 प्लस आवेश होता है, 2 मात्रक आवेश प्लस का। इलेक्ट्रॉन आपको क्लाउड में बीटा किरण आकर्षित होती है, जबकि अल्फा किरण आकर्षित होती है, ठीक है। आपको समझ में आया कुछ? कर है बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है, ये आपको पढ़ा। किसी का वेधन क्षमता ज्यादा होने के कारण क्या है? उसके द्रव्यमान कम होते हैं, अल्फा का अपेक्षा द्रव्यमान कम, बीटा का अपेक्षा कम, गामा का द्रव्यमान नगण्य होने से उसकी वेग अधिक होती है। ये हम लोग पढ़ना था, बी वाला था काजल जी, माधव जी, ठीक है, बी का था। 18 में कह रहा है, 18 में कह रहा है कि समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों का वेधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि कह रहा है समान ऊर्जा में अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों का वेधन क्षमता अधिक होती है। ये हम लोग पढ़ना था, बी वाला था काजल जी, माधव जी, ठीक है, बी का था।
चलिए इसको आते हैं कर रहा है यहाँ पर बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है। अभी बताए थे, फिर से घुमा घुमा क्वेश्चन पूछ दिया नहीं, कौन सा किरण, तो बोल दीजिए धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य आवेश। तो जल्दी बता लेंगे तो बिल्कुल सही जाएगा, कोई बातें नहीं, अभी पढ़ाए थे। ऋणात्मक हो गया, सही है, ठीक है। अब आते हैं गामा किरणें किसकी बनी होती है। गामा किरणें किससे बनी, मेसान कण से, न्यूट्रिनो कण से, और हिग्स बोसान से, और विद्युत चुंबकीय तरंग से। किससे बनी होती, जल्दी बताएंगे। करा गामा किरणें किससे बनी होती है। गामा किरणें मेसॉन कण से, न्यूट्रिनो कण से, और हिग्स बोसान कण से, और चौथा में विद्युत चुंबकीय कण से, विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी होती। विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी होती किससे, तो आपको ये विद्युत चुंबकीय तरंग का मैटर, विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी होती है। ऐसा गामा किरणें का है बना हुआ जो। चलिए अब गामा, बीटा खत्म तो गामा शुरू हुआ, गामा पर चलते रहेगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेंगे। कह गामा किरणें क्या होती है। गामा किरणें क्या होती है, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले आवेशित कण है। बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अनावेशित उच्च ऊर्जा युक्त आपको किरण है। रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशित कण है। इसमें से कौन होगा, जल्दी समझिए, बताइए। जल्दी बताएंगे। 21 नंबर का गामा किरणें क्या होती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ में होती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ का आपका 2 मैटर है इसमें, द्वारा उत्सर्जित यहाँ पर देखेंगे उच्च ऊर्जा युक्त किरणें है, वो अनावेशित है। तो अनावेशित नहीं होता है कि नहीं, ये आपको सी नंबर जगह। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त होती किरणें ज्यादा ऊर्जा युक्त वाला होता है, तभी तो वेदन क्षमता इसमें ज्यादा होता है। गामा किरणें का वेदन क्षमता ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा युक्त विकिरण होता है, किरण होता है, रेज होता है ना, इसीलिए ऐसा होता है। करार निम्नलिखित में से किस किरणें की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये तो बहुत आसान है, अभी बता रहे थे। किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, आराम से अल्फा, बीटा, गामा, ये इनमें से कोई नहीं। ये तो तुरंत सही जाएगा, आप लोग को सब जाएगा सही ना। हाँ, सी आ गया, गौतम जी का, विपिन जी का, मंजेश जी का, माधव जी का, जूली जी का, रमाकांत जी का, ठीक है, चांदी जी का। सी है, बिल्कुल सही है। गामा किरण क्षमता सी होती है ना, आप लोग को सब पढ़ना और जानना है सब कुछ। अच्छा, जो पढ़ा रहा हूं ये सब आपके इंटर में था ना पढ़ना, कि नहीं पढ़ना था, ये बताना आप लोग को। इंटर के सिलेबस में है ना जी, कि नहीं, यस या नो, जल्दी बताएंगे। चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर 23 नंबर में दिया है, देखता हूँ। 23 नंबर का है। कर निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। आयनन क्षमता सबसे कम होती है, ठीक है। आयनन क्षमता कम होती, जिसका वेदन क्षमता ज्यादा होता है। हाँ, जिसका वेदन क्षमता, हाँ ये देख लेते, वेदन क्षमता ज्यादा होता है, उसका आयनन क्षमता कम होता है। तो कह रहा है आयनन क्षमता सबसे कम किसका होता है, अल्फा, बीटा, गामा, किसका आयनन क्षमता कम होती है। हाँ, सी का है, सही है, गामा किरणें का आयनन क्षमता कम होती है। किस किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है, अल्फा, बीटा, गामा में से बता लेंगे किसका अधिक होता है। उल्टा अभी बताए थे ना, कि जिसका वेदन क्षमता ज्यादा होगा उसका आनंद क्षमता कम होगा। तो आनंद क्षमता जिसका ज्यादा होगा तो वेदन क्षमता कम होगा, वेदन क्षमता कम होगा तो किसका कम है वो उत्तर होगा।
सबका उत्तर एक होगा। एक आ गया माधव जी, मंजेश जी, चांदनी जी, रमाकांत जी, काजल जी, जूली जी, पल्लवी जी, सबको उत्तर सही। कॉन्सेप्ट हाँ ध्यान से लगातार सुनते रहिएगा तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा धीरे धीरे अपने से। आगे कॉन्सेप्ट उल्टा दो प्रश्न समझ में आ गया ना आपको। अब बीटा होगा तब आयनन क्षमता भी मध्य का, वेदन क्षमता भी मध्य का, दोनों मीडियम का होगा ना। चलिए आगे बढ़ते यहाँ पर। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात इसमें अंतिम बदल जाते हैं। जितना रेडियो पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो क्षय होगा धीरे धीरे। अल्फा बीटा गामा ग्रुप में निकलते निकलते अंतिम रूप में क्या बचेगा? कोरेंडम, सीसा, कैडमियम और वो जस्ता है लास्ट में जस्ता है ना। इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ, शॉर्ट करता हूँ फोटो को तो आपको मोबाइल पर दिखाई देगा। थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। फोटो को दिखाई देगा आपको, ऊपर करके शॉर्ट कर देता हूँ। अब आप लोग को दिख रहा होगा, हाँ समझते कहा गया, ठीक है। चलिए दिख रहा है साफ साफ, जल्दी बताएंगे। जल्दी बताएंगे। रेडियो कैसे जानेंगे? तो पहले देखे हुए रेडियो एक्टिव पदार्थ को, जो यूरेनियम जिसे हम लोग जानते हैं, यूरेनियम को पहले हम लोग सीसा के लिए प्रयोग करते थे, उसको नहीं। अब बाद में जान गए कि यूरेनियम में रेडियो एक्टिव गुण है, तब उसका परमाणु बम विस्फोट बनाने में, परमाणु भट्टी चलाने में काम आया। सीसा के रूप में कन्वर्ट होता। अंतिम रूप से जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है क्षय होते होते उसमें जो बचेगा, क्या बचेगा? सीसा। क्या बचेगा? सीसा। न्यूनतम पारगम्य शक्ति विकिरण किसका है? कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति विकिरण किसका है? जल्दी देख लेंगे। न्यूनतम पारगम्य, न्यूनतम वेदन क्षमता। तो न्यूनतम वेदन क्षमता हुई ना, हुआ विकिरण से इसीलिए छोड़ दिए थे। चलिए ठीक है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर है? कौन सा रेडियो तत्व ऐसा है उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर है? रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम, पैलेडियम। इसको बताएंगे किसके, उसके देश के नाम पर है। ठीक है, जल्दी बताएंगे। रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम। पोलिनेशिया एक देश है। रेडियम पर कौन सा देश है बताएं तो? यूरेनियम पर कौन सा देश है? पोलेनियम पर देश है पोलिनेशिया। पोलिनेशिया, पोलिनेशिया देश है, पोलिनेशिया देश है। सबसे ज्यादा आपको 27 को पोलिनियम का आपको क्या है समझते हो? समस्थानिक, सबसे समस्थानिक पोलिनेशियम का ही है, 27 को है, याद रखिएगा, जो पढ़ना है सबका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नीचे से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता? प्राकृतिक रेडियो एक्टिव गुण नहीं है, लेकिन वो है यूरेनियम, थोरियम, एल्युमिनियम, पोलोनियम। कौन सा है जल्दी बताएंगे? कर है निम्नलिखित में से कौन सा हमारा रेडियो, आपका यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, थोरियम भी है, पोलोनियम भी है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इनका प्राकृतिक रूप से रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है कि आपका एल्युमिनियम रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं है, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं होता है। तो आपको पोलोनियम है, अभी बताए थे, पोलोनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है, पोलिनेशिया देश बना है, सबसे ज्यादा समस्थानिक है, पोलिनेशिया को भी 27 को समस्थानिक है। अभी तक तो 1 2 3 4 पढ़ते होंगे आप लोग, लेकिन 27 को उसका है, याद रखिएगा। तो ठीक है, ये 2 प्रश्न है, बस यही तो दोनों लास्ट है आज के लिए। आज के लिए ये दोनों लास्ट मिलेगा। देखते हैं यहाँ पर है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का आवेशन करने हेतु किसका प्रयोग किया था? न्यूट्रॉन को अवशोषण, उसको रोकने के लिए। ठीक है, नाभिकीय विखंडन होता है जब परमाणु बम हो, या परमाणु बम में कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन परमाणु भट्टी होता है जिसमें बिजली पैदा किया जाता है, उसको कंट्रोल करना होता है। तो न्यूट्रॉन के बमबारी को कम करेंगे,
तो आपको विखंडन कम होगा। न्यूट्रॉन की मात्रा बढ़ा देंगे तो विखंडन ज्यादा होता है। तो कम करने कंट्रोल कौन करता है? बोरॉन, भारी पानी, यूरेनियम और प्लूटोनियम। कौन ऐसा करता है? जो हम लोग बताना है जल्दी जल्दी करें। नाभिकीय विखंडन से देखिए ध्यान से, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है मंदक का। मंदक, ठीक है, मंदक के रूप में करते हैं। न्यूट्रॉन को मध्यम करते हैं मॉडरेटर के रूप में। तो प्लूटोनियम नहीं, प्लूटोनियम यूरेनियम छोड़िए, ये दोनों तो रेडियो एक्टिव पदार्थ ही है, इस पर तो बमबारी होता है। तो सी और डी तो आपको सोचना नहीं है। अब बचा ए और बी। न्यूट्रॉन को अवशोषण करने के लिए, उसको रोकने के लिए, मध्यम करने के लिए भारी पानी का उपयोग करते हैं। D2O, भारी पानी का होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, D2O का ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, D2O। निम्नांकित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? जैसे आपको यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव है, पोलिनेशिया रेडियो एक्टिव है, थोरियम रेडियो एक्टिव है, उसी प्रकार से इसमें से कौन एक नहीं है? बाकी सब है। एस्टेनियम, आपका फ्रांसीसियम और ट्राइटियम और जर्कोनियम। आपको तो अपने अपने समझ में आ जाएगा इसमें कौन सा नहीं है। हाँ ठीक है, बी आपको ना, फ्रांसीसियम ये आर्टिफिशियल है, जर्कोनियम सेमीकंडक्टर है। जर्कोनियम देखिए आप दिखाता हूँ, हल्का सीधा छुप रहा होगा। जर्कोनियम, ये हमारा जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है, जर्कोनियम सेमीकंडक्टर है, तो जर्कोनियम नहीं है, सेमीकंडक्टर में है। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन चलेगा प्रश्न, ठीक है। इसमें कुछ प्रश्न इसमें सेव नहीं सेट है, इसमें इतने प्रश्न था, ठीक है, इतने प्रश्न लिखाए थे। आज 30 निकल गया, कल तो कम निकला था, कल 20 लगता हुआ था ना, आज जो निकल गया कुछ, ठीक है। ओके, रहने देते हैं।